हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज देख रहे थे, बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स हम देख रहे थे। तो हम वैसे ही विजुअली तरीके से डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे, हम समझेंगे सी प्रोग्रामिंग को, क्योंकि डायग्राम और पिक्चर्स के ज़रिए समझना काफ़ी आसान होता है। और व्यूअर्स, अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि तभी आज का समझ में आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था व्यूअर्स कि हम स्टेप 1 में पहले हम सी का कोड लिखते हैं। सी का कोड या सी प्लस प्लस के लिए भी ये पूरा एग्जाम्पल यही रहेगा। तो अभी हम सी की बात कर रहे हैं, तो सी का कोड लिखते हैं, फिर उसे कंपाइल या बिल्ड करते हैं। और ये दोनों कंपाइलर्स से हम कंपाइल या बिल्ड का स्टेप कर सकते हैं, ये या तो जीसीसी से या विजुअल स्टूडियो से। तो ये स्टेप 2 होता है। उसके बाद बाइनरी बन गई हमारी, एग्जीक्यूटेबल बन गई, और फिर इसे जब हम चलाते हैं, रन करते हैं, तो ये जो स्टेप 3 है, ये जब हमारा बाइनरी एग्जीक्यूटेबल चलता है तो इसे हम प्रोसेस कहते हैं, और ये चीज़ रैम या मेमोरी पे चलती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो अब आइए इससे आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए ये बिल्ड होके आपकी एग्जीक्यूटेबल है, बाइनरी कह लीजिए, या ये आपकी एग्जीक्यूटेबल है, ये हार्ड डिस्क पे है। ओके, और जब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, जब मैंने इसे रन किया डबल क्लिक करके, तो ये रैम पे चलता है, ठीक है, प्रोसेस बन जाता है इसका। तो मान लो ये रैम पे चल रहा है। ओके, ये यही बाइनरी है, तो ये प्रोसेस हो जाता है। अब क्या होता है कि जब आपके बाइनरी एग्जीक्यूटेबल जो था, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे, आप चाहो तो मैं यहाँ पे फिर से बना दूं कि ये मेरा सी कोड था। ओके, सी का कोड था मेरा ये, और फिर मैंने इसको कंपाइल किया। राइट, मैंने इसको कंपाइल किया, या इसको बिल्ड करना भी कहते हैं, ठीक है। सी कोड था मेरा, मैंने लिखा, वो एक पेज का कोड है मान लो, वो मैंने लिखा, फिर उसे कंपाइल बिल्ड किया, उसकी बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बन गई, फिर मैंने इसे रन किया, चलाया, तो ये रैम पे चलता है। ठीक है, ये जो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या सिर्फ इसको सिंपली टर्म्स में मेमोरी कहते हैं। ओके, तो अब ये जो आपका बाइनरी एग्जीक्यूटेबल होता है, तो ये जब रैम मेमोरी में चल रहा होता है, तो इसके 4 सेक्शन होते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4। तो वो तो बस ऐसी मैंने बड़ा सा बना दिया है, ऐसी कोई वो नहीं है कि ये तीसरा वाला बड़ा होता है, वो तो अभी मुझे इसमें कुछ समझाना है, तो बस ये मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है। तो सबसे पहले जो होता है, ये टेक्स्ट सेक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन या कोड सेक्शन भी इसे कह सकते हैं। ओके, कोड सेक्शन भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने जो सी का कोड था, वही यहाँ पे रहता है, और ये जो है ग्लोबल सेक्शन होता है, और फिर ये जो तीसरा होता है स्टैक का सेक्शन, या सिर्फ इसे स्टैक बोल सकते हैं हम। ओके, और ये चौथा होता है हीप। ठीक है, हीप का सेक्शन। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पिछले बार हमने देखा था, ये वाला कोड हमने बहुत ही बेसिक सा चलाया था। तो ये जो हमारा सी का कोड है, ये जब चलता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है, और ये रैम और मेमोरी में चलता है, और इसके ये 4 अलग अलग
लॉजिकल सेक्शन होते हैं। तो पहले ये कोड सेक्शन में तो आपका कोड स्टोर होगा, ओके। दूसरे में जो है ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर्ड होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा और चौथा होता है स्टैक सेक्शन, या स्टैक, सिंपली इसे स्टैक बोलते हैं और इसे सिंपली हम हीप बोलते हैं। तो व्यूअर्स क्या है कि चाहिए कोई सा भी चारों में से कोई सा भी ये सेक्शन की हम बात करें, इनफैक्ट मेमोरी की कोई भी बात करें, मेमोरी में कहीं का भी कोई भी एरिया ना, उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है, ओके। कोई से भी एरिया का उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो अब ये जो भी चीज हो रही है तो किसी ना किसी जगह पे हो रही है। मान लो यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, ये यहाँ पे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे क्या कुछ हो रहा होता है। अभी आप बस बात को थोड़ा हाई लेवल से अंडरस्टैंड करिए कि मान लो कि यहाँ पे मेमोरी है, तो मेमोरी में कुछ भी रखा होता है तो किसी जगह पे रखा होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, वैसे हीप में भी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कोड से ही रिलेटेड ही होता है कुछ ना कुछ। तो चाहे कोई सी भी जगह हो तो हर मेमोरी में हर एक जगह का उसका खुद का एड्रेस होता है, ओके। तो जैसे कि आप मान लो कि यहाँ स्टैक सेक्शन, स्टैक मेमोरी एरिया की बात हो रही है। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ स्टोर्ड है, कुछ ना कुछ होता है, बिट्स, वैसे तो बिट्स स्टोर होती है। तो यहाँ पे इस मेमोरी का एड्रेस हो सकता है मान लो 0x1237 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, काफ़ी लंबा होता है। वैसे ही मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे ये जो मेमोरी एरिया है इसका अलग एड्रेस होगा, बिल्कुल आपके घर की तरह। जैसे हर दो घर के एड्रेस अलग होते हैं, है ना। इस मेमोरी का एड्रेस अलग होगा। मान लो कि हीप में कुछ है यहाँ पे इस जगह, तो इस जगह का एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ हो सकता है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही अपने मन से नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन इसी प्रकार से होता है, इसी तरह से एड्रेस की वैल्यू होती है, ओके। वैसे ही सेम यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो ये सब मेरे बताने का यही मकसद था कि आपको बस आ जाए समझ में कि कोई भी मेमोरी एरिया है, मेमोरी की कोई भी छोटी सी जगह है तो उसका एक अलग एड्रेस है। यहाँ पे इस मेमोरी एरिया है, ये जो मेमोरी एरिया है इसका अपना अलग, खुद का अलग एड्रेस। तो हर मेमोरी एरिया का कोई सी भी जगह का उसका खुद का अलग सा एड्रेस होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके व्यूअर्स। तो वही है कि हमारा जो कोड जो चला उसके 4 सेक्शन हुए, और उसमें से स्टैक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो ये सब भी है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, लेकिन स्टैक सेक्शन और फिर हीप सेक्शन, ये दोनों चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये याद रखिएगा। ये अभी हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे, ओके व्यूअर्स। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जो कि अभी हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने सी के कोड में, वो वेरिएबल इन 4 में से किसी एक तरीके का हो सकता है। इन चारों को हम डेटा टाइप कहते हैं। वैसे तो इन चारों डेटा टाइप को और मॉडिफाई भी किया जा सकता है आगे लॉन्ग लगा के या शॉर्ट लगा के, तो वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम मेन जो डेटा टाइप्स हैं, ये मेन है 4 डेटा टाइप्स, इनकी हम बात करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल या तो कैर डेटा टाइप का हो सकता है, इंट डेटा टाइप का, या फ्लोट डेटा टाइप का, या डबल डेटा टाइप का। अब ये कैर अगर उसका डेटा टाइप कैर है तो वो मेमोरी में 1 बाइट या 8 बिट्स लेगा, ठीक है। मान लो कि मेरा यहाँ पे स्टैक के मेमोरी एरिया में मान लो मेरा यहाँ पे कैर का कोई डेटा टाइप है, तो इसका जो एरिया जो लेगा ना, ये मतलब ऐसा समझ सकते हो कि घर आप बनाते हो तो वो घर जो है ज़मीन लेता है ना, ज़मीन के ऊपर घर बनता है ना, तो कितनी ज़मीन ले रहा है वो घर,
वो बात हो रही है, ठीक है। तो कैर जो है सबसे छोटा है, तो ये सिर्फ 1 बाइट लेगा जो कि 8 बिट्स होता है। तो व्यूअर्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं, ओके। ये एक कन्वर्जन फैक्टर, ये आपको याद रखना है। अगर वो वेरिएबल अगर इंट डेटा टाइप का है तो वो या तो 4 बाइट लेगा या 8 बाइट लेगा, वैसे ही या तो 32 बिट्स हुए वो या 64 बिट्स हुए। और अगर वो फ्लोट का है तो 4 बाइट्स लेगा, अगर वो वेरिएबल डबल का है तो वो 8 बाइट्स लेगा, ओके। वो वही ये जो बाइट्स वगैरह है ये सब यही मेमोरी एरिया की बात हो रही है कि यहाँ पे, क्योंकि कोड में अगर हम कुछ भी करेंगे कोड के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो मेमोरी एरिया यहीं से तो खर्च होगी व्यूअर्स, है ना, यहाँ से रैम के अंदर से खर्च होगी ना वो। तो सारा इसका लेना देना यही मेमोरी से होता है, ओके। ये जितना भी लिखा हुआ है मेमोरी एरिया, मेमोरी का साइज, ओके। अब ये है कि कौन सा वेरिएबल कब कौन से टाइप का लिया जाए। तो मान लो कि आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही है ABC, तो आप कैर लोगे। अगर इंटीजर की जरूरत पड़ रही है, मान लो 100, 52 या -20, तो आप इंटीजर लेंगे, ओके। अगर डेसिमल लेना है तो आप फ्लोट लेंगे, और अगर डबल प्रेसिजन का डेसिमल नंबर लेना है जिसमें डेसिमल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए आप ये डबल का डेटा टाइप ले सकते हैं। ये अभी मैं बताऊंगा, अभी तो बस ये थ्योरी है। तो अगर वैसे व्यूअर्स आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी तो कोई नहीं, ये वाला वीडियो या कोई सा भी वीडियो आप दोबारा या 3 बारी देख सकते हैं, तभी सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी, तब आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ओके। तो अब हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब का क्या काम होता है। ये अभी आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए इसको। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो व्यूअर्स ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी कि इसका क्या मतलब होता है। और वैसे ही सेम अगर हम 2 बार स्लैश के बाद कुछ लिख रहे हैं तो वो कमेंट्स होता है, वो कोड का हिस्सा नहीं होता है। ये बस हम समझाने के लिए या तो दूसरे प्रोग्रामर्स को या खुद को, या जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बस ये समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। ये कंपाइलर इसे कुछ समझता नहीं है, ओके। तो आइए पहला हम कैर का एक वेरिएबल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैर लिखना होता है, हमें डेटा टाइप लिखना होता है। अब उस वेरिएबल का नाम, अब हम जो हैं इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने इसका ए नाम रखा, ठीक है। और कैर में जैसे कि मैंने भी बताया था कि आप कोई भी एक अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। तो मैं मान लो कि मैं इसमें स्टोर कर रहा हूं C, ओके। ये हुआ। उसके बाद इंट लेते हैं एक वेरिएबल। तो फिर से मुझे पहले डेटा टाइप लिखना होता है, इंट, उसके बाद स्पेस, फिर मान लीजिए इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन के हिसाब से। तो मैं B ले रहा हूं और इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं 12, ओके। फिर आइए हम लोग लेते हैं फ्लोट। ठीक है, और इसका हम x नाम रखते हैं इस वेरिएबल का, ठीक है। वो तो आप C भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस समझाने के लिए मैंने x ले लिया, मतलब कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 f आपको लिखना पड़ेगा, ओके। अगर आप f नहीं लिखेंगे तो ये इसको डबल समझ लेगा, ओके। और फिर अब नेक्स्ट जो है आप डबल डेटा टाइप लिखते हैं x y इक्वल टू, अब डबल तब लेना होता है जब आपके डेसिमल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हों, है ना, 1 2 4 5 ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हों। तो ये हमने 4 तरीके के डेटा टाइप्स लिख लिए, ओके व्यूअर्स। अब आइए इसको हम डिस्प्ले कराते हैं, इसको रन करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने इन चारों को अलग अलग तरीके से प्रिंट करा दिया। तो आइए इस पूरे को रन करते हैं। याद है व्यूअर्स कि कोड लिखने के बाद उसे बिल्ड करके
रन करना पड़ता है। तो ये मैं रन बटन दबाता हूँ। यहाँ पर तो बिल्ड और रन स्टेप इस एक ही बटन दबाने से हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, आउटपुट एक ही लाइन में आया है क्योंकि सब में जो है हमें न्यू लाइन डालनी चाहिए। तो न्यू लाइन डालने के लिए \n, ठीक है, सब में आपको लिखना होगा \n, फिर \n, ओके, ताकि इसका आउटपुट नए लाइन में है, इसका आउटपुट नए लाइन में है, इसका फिर न्यू लाइन में, इसका फिर न्यू लाइन में। ओके, तो \n का मतलब होता है न्यू लाइन। हाँ, तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए जो है वेरिएबल था, वेरिएबल का नाम ए था जिसका डेटा टाइप कैर था और उसकी वैल्यू थी सी। तो यहीं पे हमने ये प्रिंट करवाया, तो ये यहाँ पे आउटपुट में आ गया सी, ये वाला सी जो है, ये वाला सी जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद बी हमने यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करा दिया। तो व्यूअर्स याद है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रिंट एफ के अंदर जो भी होता है वो चीज़ आउटपुट में आ जाती है। ओके, वैसे ही फ्लोट जो कि 2.5 था ये आ गया है, 2.5 ही है ये वैल्यू, बाद में 0 होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। और वैसे ही y जो है जो कि जिसका डेटा टाइप डबल था उसकी वैल्यू भी 6.1245 वो भी आ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चार वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप के हमने लिए और उन चारों को हमने आउटपुट में प्रिंट करा दिया। आउटपुट पे हमेशा प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे। ओके व्यूअर्स, अब इसमें थोड़ा आप देख रहे होंगे कि प्रिंट एफ में ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं अब आपको ये बता दूं। तो प्रिंट एफ में क्या होता है कि जो डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी होती है ना, और जो परसेंटेज देके जो होता है, तो परसेंटेज सी जैसे इसमें है तो उसकी वैल्यू कॉमा के बाद जो है उसकी वैल्यू यहां पे रखा जाती है, मान लो आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, और फिर /n तो मैंने बताया वो न्यू लाइन के लिए होता है। ये /n यहाँ पे लिखाता नहीं है। /n अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे /n करके नहीं आएगा व्यूअर्स। /n यहाँ पे है तो मतलब वो नेक्स्ट न्यू लाइन पे ले जाएगा। ओके, जैसे कि मान लो आपने कीबोर्ड पे एंटर दबा दिया हो, यहाँ पे मतलब एंटर दबा दिया हो, तो ये /n नहीं लिखाता है। ओके, आउटपुट पे ये लिखाता नहीं है। और क्या लिखाएगा, तो इसके पहले जो परसेंटेज सी जो है तो उसकी जगह ये ए की वैल्यू आ गई। वैसे यहाँ पे परसेंटेज डी में बी की वैल्यू आ गई। तो इंटीजर में हमें परसेंटेज डी देना होता है और जब हम कैर चाह रहे हैं तो हमें परसेंटेज सी देना होता है। ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसे कहते हैं। और फ्लोट में परसेंटेज एफ और डबल में परसेंटेज एल एफ, ठीक है। और /n तो सब में वही सेम मीनिंग है कि नए लाइन में हमें दिखे। तो हमने इतनी सारी चीजें कर ली स्टूडेंट्स। ओके, अब ये तो हमने कोड लिखा और फिर कंपाइल करके रन करके चला के देख लिया, लेकिन अंदरूनी क्या हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, मेमोरी वगैरह में क्या हो रहा है, अब आइए वो देखते हैं। तो जो अभी हम लोग कोड देख रहे थे वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यही कोड है जो अभी हम लोग देख रहे थे। ये ऑनलाइन कंपाइलर पे मैं चला रहा था। अब ये यहाँ पे मैं पिक्चर से विजुअली समझाने के लिए ले आया। ओके, तो अब ये कोड हमने बिल्ड किया और फिर चलाया, तो वैसे ये रैम या मेमोरी पे चलेगा। अब ये जो भी वेरिएबल्स हैं, ओके, ये कोई ना कोई मेमोरी पे जगह ले रहे होंगे। तो आइए वो देखते हैं वो कैसे हो रहा है, जो अभी मैंने समझाया था। ओके, सो पहला वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का नाम है ए और उसका डेटा टाइप है कैर। ओके, तो मैं ऐसी आपको विजुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मान लो कि पहला वेरिएबल है। ओके, और इसके अंदर जो है ये मतलब ये इस मेमोरी कहीं ना कहीं मेमोरी में ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ओके, अब मान लो इसका मेमोरी एड्रेस है ये, ठीक है। अब ये जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई करी ए ने, ओके, तो ये स्टैक मेमोरी के अंदर ये रह रहा है, ये वाला वेरिएबल
जो है इसने समझ लो एक घर खरीदा है यहाँ पे इस मेमोरी एरिया में, तो कोई ना कोई जमीन तो ले ही रहा होगा ना, आप इस तरीके से समझ लीजिए। ओके, और इसके अंदर की जो वैल्यू है वो है सी। ओके, वो है सी, और इस मेमोरी एरिया को पुकारते हैं हम ए के नाम से। ओके, तो यहां पे 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि ये जो मेमोरी एरिया बना इसका असलियत में एड्रेस ये था, बहुत लंबा सा मेमोरी का एड्रेस होता है, जैसे घर का एड्रेस बहुत लंबा सा होता है ना, वैसे इस जगह का एड्रेस ये था, इस मेमोरी का एड्रेस ये था। उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई, वो जो ये है सी, जो इक्वल टू के राइट साइड में होती है इसके अंदर। और इस मेमोरी एरिया को अगर हमें पुकारना हो, बार बार बुलाना हो, तो इतने लंबे एड्रेस की बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हम सीधा कह देंगे ए। ठीक है, मतलब ए अगर हम अब हम प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे ये ए वेरिएबल, तो उसका मतलब ही यही होगा व्यूअर्स कि ये इस जगह की, इस मेमोरी एरिया की बात हो रही है। ओके, हमें ये लंबा सा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, बस यही होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो है मेमोरी एड्रेस लंबा ना लिखना पड़े, सिर्फ ए हम बोलें कहीं पर भी, ठीक है, ए हम बोलें कहीं पर भी तो वो इस मेमोरी एड्रेस पे ले जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें दे देगा। ओके, ये होता है बस। अब वैसे ही ये दूसरा हम वेरिएबल देखते हैं, ये जो है मान लो इसने यहाँ पे जगह ली, ये तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, वो तो कहीं पे भी जगह ले सकता है। ओके, मान लो इसका कुछ भी ये था एड्रेस एग्जांपल के लिए, और फिर इसके अंदर क्या वैल्यू होगी 12, और इस मेमोरी एरिया को पुकारने का नाम है बी। ओके, बी क्लियरली लिख देता हूं बी। ओके, तो हमने फिर से देखा कि ये जो दूसरा वेरिएबल है ये कहीं ना कहीं ये जगह लेगा, मेमोरी लेगा। ठीक है, कितनी मेमोरी लेगा, ये इंटीजर है तो इंटीजर हमारा 4 बाइट या 8 बाइट लेता है, वैसे ही कैर जो है वो 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत में ये जो कैर था इसने 1 बाइट की जगह ली होगी मेमोरी में, इसने जो है ये क्योंकि इंटीजर था, इंटीजर का कभी 4 बाइट होता है कभी 8 बाइट होता है, तो मान लीजिए इसमें 4 बाइट ली होगी यहाँ पे। ओके, अब आपने एक बार वेरिएबल का नाम दे दिया तो मतलब इस मेमोरी एरिया को आप बार बार अगर रेफर करेंगे ना नाम से, तो आपको सिर्फ बी बोलना पड़ेगा इस पूरे कोड में। अब आप कहीं भी बी आप इस्तेमाल करेंगे तो मतलब वो सीधा समझेगा कि आप, कंपाइलर समझेगा कि ओ अच्छा आप इस वाले मेमोरी एरिया, इस वाले जगह की बात कर रहे हैं। ए अगर आप बोलेंगे तो वो कंपाइलर समझेगा कि ओ अच्छा आप इस वाले जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एक्स आप, चलो मैं एक्स फिर से बना देता हूं जो कि फ्लोट है। ठीक है, मान लो एक्स ने ये वाली जगह ली। ओके, इसे ये वाली जगह मिली, अब इसका कोई भी मेमोरी एड्रेस है ये है, और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा 2.5। ओके, और इसको पुकारने का क्या नाम होगा एक्स। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। और डबल का आप वैसे ही कहीं ना कहीं होगा, इस जगह होगा, वो तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो आप समझ ही गए होंगे। तो ये होता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का बस ये मतलब होता है कि किसी ना किसी मेमोरी एरिया को कोई सा एड्रेस जो है उसको आप कैसे पुकारेंगे, उसका नाम। ठीक है, वैसे तो आप कोई भी मेमोरी एड्रेस को उसका लंबा सा जो एड्रेस होता है वो लिख के आप वहाँ उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन इतना बार बार लंबा लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए आसान कर दिया, वेरिएबल का नाम ले लिया ए। ठीक है, अब मैं ए मान लीजिए यहाँ पे था कैर ए इक्वल टू सी, यहाँ पे था, अब वापस मैंने बाद में ए अगर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया मैंने ए, ठीक है, तो फिर वो रन टाइम में समझ गया कि ओ अच्छा ए जो है वो इस मेमोरी एरिया की बात थी, तो भाई यहाँ इस मेमोरी एरिया में इस जगह इस ए वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, सी स्टोर है, तो उसने वो सी दिखा दिया। ठीक है, वैसे इस जगह बात हुई कि ये दूसरा वाला प्रिंट एफ में देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बी को प्रिंट एफ करवाया, आउटपुट करवाया, तो फिर ये देखा कि बी चेक किया कि भैया मेमोरी एरिया बी का कहाँ है, ओ अच्छा यहाँ पे है।
ठीक है, क्योंकि पहले से इसको लेबल दे रखा है इस मेमोरी एरिया को बी के नाम से। तो फिर उसने फौरन से फटाक से बी के अंदर जो वैल्यू थी जो कि 12, वो 12 डिस्प्ले करा दिया था, है ना। यही तो हुआ था ना यहाँ पे व्यूअर्स है, यहाँ पे यही हो रहा था ना, वैल्यूज डिस्प्ले हो रही थी, तो वही है। ओके, तो आई होप आपको आ रहा होगा समझ में काफ़ी अच्छे से। कुछ नहीं, ये वीडियो आपको थोड़ा चाहिए तो 2-3 बार और देख लीजिए। तो मेन चीज़ यही होती है, ये कोई भी मेमोरी, एक मेमोरी एरिया है, उससे 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे ये वाली बात करें, इसके अंदर वैल्यू है 12, ठीक है। और फिर ये एक चीज़ हुई, और फिर उस मेमोरी एरिया का एड्रेस क्या है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है भाई खोजने के लिए, या ये तो मेमोरी बहुत बड़ी है ना, हर छोटी छोटी जगह का एड्रेस होगा नया, तो वैसे ही इस वाले मेमोरी एरिया का ये एड्रेस है। और फिर इस मेमोरी एड्रेस को आसान तरीके से क्या बुलाया जाए, बी से बुलाया जाए, तो ये होता है वेरिएबल, ठीक है। वो तो बस आप वेरिएबल आप कोई भी नाम ले सकते हैं, वो तो रन टाइम पे कंपाइलर कोई भी मेमोरी एड्रेस पे वो रख देता है, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि भैया मेरा कौन से मेमोरी एड्रेस पे रखा है। आप बस वेरिएबल का नाम लेके बार बार उस वेरिएबल के नाम को ही इस्तेमाल करते जाइए, तो वो वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ और, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ना, ये मेन फंक्शन के अंदर है ना। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि ये मेन का फंक्शन स्टार्ट होता है, और जब कर्ली ब्रेस ओपन होता है और यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज होता है, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आप लिखते हैं तो इन्हें लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। ओके, लोकल, और लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए कि ये जितने भी लोकल वेरिएबल्स हुए हमारे, ये सब स्टैक मेमोरी में स्टोर होंगे। वो तो डबल जो y है वो भी यहीं पे स्टोर होगा, वो तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, वो आप समझ गए। तो लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड ऑन स्टैक सेक्शन ऑफ द मेमोरी। अच्छा, ये मैं एक अलग से एक और न्यू एग्जांपल अब एक और मैं समझाना चाहता हूँ। ओके व्यूअर्स, इसको भी हम समझते हैं, इसमें वेरिएबल्स हम समझ रहे हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा और हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए। ओके, पहले वेरिएबल का नाम है k और उसका डेटा टाइप है int, ठीक है। int डेटा टाइप है जो कि 4 बाइट या 8 बाइट लेता है। और वैसे आपको एक चीज और बता दूं कि कोई डेटा टाइप, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन डेटा टाइप कितनी मेमोरी की जगह ले रहा है। वो तो कंपाइलर और रन टाइम अपने से वो हैंडल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। और फिर तो ये एक्सप्लेन कर दिया। अब ये दूसरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है p और इसका भी डेटा टाइप int है, मतलब कि इंटीजर स्टोर कर सकता है। तो p के अंदर वैल्यू है 2 और ऊपर k के अंदर वैल्यू थी 5। और ये तीसरा वेरिएबल x लिया है जिसका डेटा टाइप है int और इसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर्ड है। अब यहाँ पे मैंने एक मैथ्स का ऑपरेशन किया, x इक्वल टू k प्लस p किया। ओके, कि जो x के अंदर x जो वेरिएबल है उसके अंदर k प्लस पी हो, और फिर जो k प्लस पी की जो वैल्यू है वो x के अंदर चली जाए। ओके, तो इक्वल टू का ऑपरेशन आप जब भी देखें, ये सिंपल मैथ्स का ऑपरेशन है। बस इसमें क्या होता है, पहले राइट साइड, दाएं वाली साइड जो कि k प्लस पी है, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। k की जगह 5 आ जाएगा और p की जगह 2, तो 5 प्लस 2, x में जो है 7 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर बाद में हम x को प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। प्रिंट इंटीजर को प्रिंट कैसे कराना होता है, मतलब आउटपुट पे दिखाने के लिए हमें प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में %d लगाना होता है। ओके, और स्लैश n तो न्यू लाइन के लिए होता ही है। तो हमने ये फिर आउटपुट कराया, x को आउटपुट कराया। तो आइए देखते हैं, इसे चला के देखते हैं, इस कोड को चला के देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो वैसे तो x के अंदर थी 0 वैल्यू, है ना, शुरू में 0 वैल्यू थी, लेकिन हमने फिर उसके बाद k प्लस पी करके इसकी वैल्यू x के अंदर डाल दी। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, कि पहले k प्लस पी करो, फिर जो भी वैल्यू आई उसे x के अंदर डाल दो, तो फिर x की वैल्यू तो अब 7 हो गई, है ना। इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद, तो फिर इसके बाद हम x को आउटपुट करवा रहे हैं, तो इसलिए देखते हैं कि 7 आता है या नहीं।
और व्यूअर्स एक चीज़ और कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेन से स्टार्ट होता है चलना, हमारा कोड चलना जब हम रन करते हैं तो मेन वो ढूंढता है, और फिर मेन जैसे उसे मिलता है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ऊपर से नीचे एक एक करके ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होते जाते हैं स्टेटमेंट्स। तो आइए मैं अब इसे रन कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है एक्स की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था, अभी जो हमने डिस्कस किया था, एक्स की वैल्यू 7, वो 7 आई है, 0 नहीं आई है। ओके, 0 को तो ओवरराइट कर दिया है ना, 0 के ऊपर कुछ और चीज़ लिखा गई, तो जो कि 7 है, तो इसलिए बाद में एक्स की जो यहाँ पे जो हमने आउटपुट किया, तो फ्रेश जो वैल्यू है, बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू, फ्रेश वैल्यू 7 वही आउटपुट हुई। तो ये था आउटपुट, ये तो कोड हमने लिखा और डायरेक्ट आउटपुट देख लिया। अब अंदरूनी क्या हो रहा है, मेमोरी के लेवल पे क्या हो रहा है, स्टैक मेमोरी, स्टैक सेक्शन में क्या हो रहा है, अब आइए वो थोड़ा समझते हैं। तो अब मैं यही कोड ले आया हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जो अभी हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो अब ये जो कोड वापस से जो चलता है, तो स्टैक सेक्शन को आप सिर्फ मतलब स्टैक मेमोरी भी कई दफ़ा बोला जाता है, या फिर सिर्फ स्टैक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टैक में ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, और ज़्यादातर हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो स्टैक एरिया में ही रहेगा। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेन फंक्शन, मेन के बाद ये राउंड ब्रैकेट्स ओपनिंग और एक राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग होता है ना, दो पैरेंथेसिस लगे होते हैं ना, तो इससे मतलब पता चलता है कि ये फंक्शन है, और फंक्शन, इससे बस पता चलता है कि ये फंक्शन है। फिर उसके बाद फंक्शन की शुरुआत होती है ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से, ये दूसरा वाला ब्रैकेट, और फिर क्लोज भी कर्ली ब्रैकेट से होता है, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं, और जो कि स्टैक में स्टोर होते हैं, स्टैक मेमोरी में जगह लेते हैं वो। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो वैसे तो हमने ये कोड चला के पूरा आउटपुट देख लिया था, अंदर से अंदरूनी क्या क्या हुआ अब हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला तो आया, यहाँ मेन है, मेन से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखा उसने, ओ अच्छा, यहाँ पे उसने देखा कि अच्छा के का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंट उसका डेटा टाइप है, और वो अपने अंदर 5 स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टैक एरिया में इस तरीके से कुछ बना होगा, ठीक है। तो इसने के ने यहाँ पे जगह ली होगी, और मान लीजिए इस मेमोरी एरिया का एड्रेस है ये, एग्जांपल के लिए, ठीक है। हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कौन से मेमोरी एरिया में गया, लेकिन कोई ना कोई मेमोरी एरिया में गया ही होगा, और इसके अंदर वैल्यू है 5, और इस एरिया, इस जगह को पुकारने का नाम है के, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा वेरिएबल है, ओके, दूसरा वेरिएबल, थोड़ा मैं इसको ज़रा ऊपर कर दूं, है, इसको मैं थोड़ा ये कर दूं, 5 हो गया यहाँ पे। ओके, अब दूसरा यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाता है। फिर इंट p इक्वल टू 2, अब p जो है अपनी जगह लेगा, है, p जो है अपनी जगह लेगा। अब वैसे ही इसका कुछ भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो है 2, और इसको पुकारने का नाम है p, है ना। और फिर ये वाला हो गया काम। अब फिर नीचे आया ये वाला, फिर एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट। तो फिर इसको देखते हैं, ये मेमोरी एरिया में ये जगह बनेगी। अब इसका मेमोरी एरिया कुछ भी है, मान लीजिए कुछ भी है, और फिर इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0, है ना, 0 स्टोर हो जाएगी। और फिर इसको बुलाने का नाम क्या है, x, ठीक है। वेरिएबल का नाम वही होता है, पुकारने का नाम। इस वाले मेमोरी एरिया को हम x के नाम से बुला रहे हैं, और यहाँ पे p था तो इसका मतलब इस वाले मेमोरी एरिया को हम p के नाम से बुला रहे हैं, और यहाँ पे k था तो मतलब इस वाले मेमोरी एरिया जो हुआ इसको पुकारेंगे k से। अब ये तीनों तो हो गया। अब मेन बात यहाँ पे आई, x इक्वल टू k प्लस पी। इसका क्या मतलब होता है कि
कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि पहले इक्वल टू के दाएं साइड देखना है हमें, ठीक है, जो कि के प्लस पी हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अब आपको वेरिएबल का वो समझ में आएगा कि वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे के लिखा है, अब के शुरुआत में आपने डिफाइन कर दिया कि भैया वो इंटीजर है और के जो वेरिएबल है वो एक इंट डेटा टाइप है और उसके अंदर वैल्यू है 5। तो अब बाद में, अब आप इस लाइन के बाद में कभी भी आप के इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर जो है, सीपीयू जो है, वो अपने मेमोरी में जाके देखेगा कि भैया कौन सी मेमोरी एरिया के नाम से लेबल हो गई थी। तो वो देखेगा अच्छा ये के नाम से लेबल हो, ये तो उसी वक्त शुरुआत में ही हो गया था ना, इस वक्त शुरू में जब ये स्टेटमेंट चला था। तो बाद में वो देखेगा अच्छा के तो भैया ये वाली मेमोरी एरिया थी, तो के में क्या स्टोर है, तो 5 स्टोर है, तो यहाँ पे के की जगह समझ लिए 5 रखा जाएगा। फिर प्लस, फिर पी के साथ भी वैसे ही होगा, पी के साथ भी कंप्यूटर सीपीयू देखेगा कि अच्छा भाई ये पी वेरिएबल है, तो पी वेरिएबल देखेगा मेमोरी में, तो वापस ये देखेगा अच्छा यहाँ पे पी वेरिएबल था, पी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन ये थी और इसके अंदर की वैल्यू निकाल लेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, और यहाँ तो 5 अभी हमने डिस्कस किया, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और फिर 7 इसके अंदर x के अंदर चला जाएगा। तो x के अंदर पहले वैल्यू थी 0, ठीक है, वैल्यू थी 0 जो कि चेंज होके 7 हो जाएगी, है ना। 5 + 2 7 वैल्यू अंदर चली गई, तो x के अंदर अब 7 वैल्यू हो गई, 0 नहीं रही स्टूडेंट्स, ओके। तो अब उसके बाद printf जो कि x की हम x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो %d करके हम जब x देते हैं कि भैया x की वैल्यू आउटपुट करो, तो वापस हम वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल का नाम फिर कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वापस सीपीयू जो कंप्यूटर है वो अंदर मेमोरी में जाके देखता है कि भाई x, तो भाई x वाली मेमोरी एरिया तो ये थी, और तो इसके अंदर इस वक्त कौन सी वैल्यू है, 7 है वैल्यू, तो फिर वो 7 आउटपुट कर देता है, जैसे कि हमारा अभी आउटपुट आया था 7। तो व्यूअर्स, ये था अंदरूनी तरीके से स्टैक में कैसे काम होता है। तो यूजुअली टेक्स्ट सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन में उतना काम नहीं होता है, तो आगे से मैं सिर्फ कोड समझाने के लिए सिर्फ स्टैक का सेक्शन और या फिर हीप का सेक्शन बनाऊंगा। हीप में कब इस्तेमाल होता है ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यूजुअली स्टैक और हीप में ड्राइंग में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ग्लोबल सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन अगर मैंने नहीं बनाया आगे की क्लासेस में, तो आप बस समझ जाना कि वो सेक्शंस होते तो हैं, वो बस समझाने के लिए मैं बस स्टैक और हीप में ही समझाऊंगा, ओके। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ ये क्लास आप 2-3 बार और देखिए कि आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाए। और सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।